नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। प्रीतमगढ़ के सेठ गोपीचंद अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी होशियारी के सामने कोई नहीं टिक पाता था। बड़े ही सुख चैन से वो अपना जीवन बसर कर रहे थे, मगर जब उनका बेटा चंदू बड़ा हुआ तो वो उनकी चिंता का कारण बन गया। चंदू एक बहुत ही भोला भाला लड़का था। सेठ जी को लगता था कि मेरा बेटा इतना सीधा साधा है, मेरे बाद इसका गुजारा कैसे चलेगा। एक दिन सेठ जी ने चंदू को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन भेड़ों को नगर लेकर जाओ। इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना, और वो भी 100 बोरी जौ के साथ, वरना तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। सेठ ने सोचा, शायद यही तरीका है जिससे वो अपने बेटे को बाहर की दुनिया की तरह तेज तरार बना सकते हैं। चंदू भेड़ों को लेकर निकल पड़ा और नगर में पहुंचकर एक चौराहे पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि इस तरह समस्या का क्या हल होगा। अभी चंदू बैठे बैठे सोच में मगन ही था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की ने कहा, बाहर गांव से आए मुसाफिर लगते हो, लगता है कोई परेशानी है, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? इस अनजान नगर में अपनेपन के 2 मीठे बोल सुनकर सीधा साधा चंदू खुश हो गया और उसने लड़की को सारी बात बता दी। उस लड़की का नाम रूपसा था। वो इसी नगर की रहने वाली थी। रूपसा ने चंदू की सारी बात सुनकर कहा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुम इन भेड़ों के बाल उतारकर ऊन बनाने वालों को बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उससे जौ के बोरे खरीद लेना। चंदू ने ऐसा ही किया और वापस अपने पिता के पास भेड़ों और 100 बोरी जौ के साथ पहुंच गया। घर पहुंचकर चंदू ने सोचा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, लेकिन जब पिता को मालूम पड़ा कि एक लड़की ने उसकी मदद की है तो वो नाराज हो गए। दूसरे दिन सेठ जी ने एक बार फिर से चंदू को बुलाया और कहा, पिछली बार तुमने भेड़ों के बाल बेच दिए थे, जो बात मुझे पसंद नहीं आई। इस बार फिर से भेड़ों को नगर में लेकर जाओ और 100 बोरी जौ के साथ में लेकर आना। चंदू निराश होकर एक बार फिर से नगर की तरफ चल पड़ा। इस बार भी उसके साथ 100 भेड़ें थी। चंदू फिर से उसी चौराहे पर जाकर बैठ गया। तभी रूपसा एक बार फिर से उससे मिलने आई। चंदू ने रूपसा को अपने पिता की कही बात बताई और कहने लगा, इस बार मैं 100 बोरी जौ की नहीं ले जा पाऊंगा। तभी रूपसा ने कहा, एक तरीका है, तुम भेड़ों के सींग काटकर बाजार में बेच दो और उस धन से जौ की बोरियां खरीद लेना। चंदू ने ऐसा ही किया और 100 बोरी जौ की लेकर पिता के पास पहुंचा। भेड़ों को पिता के हवाले करके चंदू बहुत ही खुश था। उसने पिता को अपनी सारी आप बीती बताई।
सेठ जी ने ऐसे सोचा कि जो लड़की मेरे बेटे की इतनी मदद कर रही है, जरूर ही वो स्वभाव में भी बहुत अच्छी होगी और बुद्धिमान तो वो है ही। सेठ जी ने चंदू से कहा कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। चंदू ने ये संदेश रूपसा तक पहुंचा दिया। रूपसा ने कहा, रस्सी तो मैं बना दूंगी, लेकिन वो रस्सी तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। चंदू ने ये बात अपने पिता को बताई। सेठ जी इस शर्त को मान गए, क्योंकि उन्हें पता था कि राख की रस्सी बनाना असंभव काम है। अगले दिन रूपसा ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर की बड़ी चट्टान पर रखकर जला दिया। रस्सी तो जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। फिर सेठ जी को बुलाया गया कि वो इस राख की रस्सी को गले में पहन ले। सेठ जी ने जब वो रस्सी देखी तो उसे पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल था, क्योंकि हाथ लगाते ही राख की रस्सी टूट जाती। रूपसा की समझदारी के आगे सेठ जी की होशियारी धरी की धरी रह गई। सेठ जी ने बिना वक्त गवाए रूपसा के आगे उसके बेटे से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। भला रूपसा जैसी समझदार बहू उन्हें कहाँ मिलती। फिर दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपके मोबाइल के ऊपर जो स्टोरी नज़र आ रही है उसे टच करें और देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।